Hello, Assalamu alaikum to all of you, my dear students. Yesterday, I have discussed the topic ecosystem, environment, and the ecology. Today, I am going to discuss the different components of ecosystem. But before discussing the component of ecosystem, मैं आपके सामने एक बार इकोसिस्टम की डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर व्यूर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मैंने आपको बताए थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद द सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ecosystem can be of any size, even means you can say that a drop of water is also an ecosystem। और एक बहुत बड़ा ओशन है वो भी एक इकोसिस्टम है, एक ट्री है छोटा सारा वो भी इकोसिस्टम है, पूरा फॉरेस्ट जो है वो भी इकोसिस्टम है। तो अब मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब देखिए, मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले देखिए आपके पास आ जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड आ जाएगा आपका बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ए स्टैंड फॉर नॉट। जहाँ पे भी आपको ए मिलेगा ना वहाँ पे एक माइंड आपकी चीज़ में आ जानी चाहिए कि ए का ए फॉर नॉट। एंड बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, तो मतलब विच आर नॉन लिविंग, विच आर नॉट लिविंग। तो आई थिंक कि मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में तो आपको डिफरेंस का पता ही होगा, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट नॉन लिविंग थिंग में ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो देखिए, नॉन लिविंग फैक्टर्स में आपका एनर्जी आ गया, रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, लाइट आ गया। मटीरियल्स में आपके पास सपोज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल आ गया। देखिए जी, जितने भी फैक्टर्स हैं ना, अगर इनके ऊपर सपोज क्वेश्चन आ रहा है, आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द या और द नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो आई होप कि ये आप सभी बच्चे जो हैं इसको आप गलत नहीं करेंगे। आप बता देंगे कि हाँ, एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड मटेरियल्स, ऑल दीज थिंग्स आर द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एबायोटिक फैक्टर। लेकिन मैं इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे देखिए, अगर एनर्जी की बात करता हूँ मैं सपोज, तो एनर्जी का प्राइम सोर्स जो है वो है आपका सन। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली एनर्जी कहाँ से मतलब ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं। लेकिन हम ह्यूमंस या हम एनिमल्स जो हैं ये हम सन से डायरेक्टली एनर्जी को नहीं ले रहे हैं, हम बल्कि प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर रेनफॉल है, टेम्परेचर है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं कि किसी भी मतलब ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाएगा सपोज या कहाँ पे हो सकता है। ये सारे फैक्टर जो हैं ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा। देखिए कि कोई एक मतलब ऐसा सिंगल फैक्टर जो क्या करे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिमिट को रेंज करे, ठीक है ना। मतलब ये ऑर्गेनिज्म उस जगह पर्टिकुलर एरिया पे पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, कोई एक सिंगल फैक्टर, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जो सीड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कि सीड्स जो हैं वो कभी भी सपोज जर्मिनेट नहीं करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में इन स्पाइट ऑफ द गुड रेन एंड वेजिटेशन। मतलब जो वेजिटेशन होने के बावजूद भी अच्छी खासी रेनफॉल भी वहाँ पे हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे क्या हो रहा है कि सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करते। वाई मतलब वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न यही है क्योंकि देखिए, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाश्ड अवे हो जाते हैं विद द रनिंग वाटर, ठीक है। और यू कैन से दैट कि वो लीच्ड साइल हो जाती है। लीच्ड साइल का मतलब हो गया सपोज क्या, अच्छा कि मतलब वो पोर साइल हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मतलब न्यूट्रिएंट लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। तो उन न्यूट्रिएंट्स के लैक होने की वजह से वहाँ पे सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स ये हो गया उसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे मैंने ये टर्म लिखी हुई है। अगर आपको एग्जामिनर पूछ देता है तो कहता है कि वन सिंगल फैक्टर्स कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे कि अच्छा कि लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स मैंने कहा कि मैं आपके साथ तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इनके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आई होप कि 101% वो आपके एग्जाम्स में आनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ टर्म्स जो हैं वो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ जो हैं वो सैलिनिटी के साथ एसोसिएटेड है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप सारे बच्चे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आई होप कि ये चीज़ें टेम्परेचर, एनर्जी या रेनफॉल, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो इनके साथ जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरीथर्मल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने शायद ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। तो यूरी का देखिए मतलब क्या होता है, वाइड रेंज। तो मतलब ऐसी स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा मर्जी मतलब टेम्परेचर हो वो उसमें सर्वाइव कर जाएं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूरीथर्मल, ठीक है ना, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन स्टीनोथर्मल कौन से होते हैं कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर, ये मैंने विच लिखा है सपोज यहाँ पे ऐसे करके जो है ये विच लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। तो स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो कम ही टेम्परेचर पे ही जो है वो सर्वाइव कर सकें, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसी स्पीशीज या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल। क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। उसके बाद देखिए सैलिनिटी के साथ भी दो बिल्कुल सिमिलर ही टर्म्स हैं, जैसे यूरी हैलाइन है और साथ में स्टीनो हैलाइन है। तो देखिए एक बार यहाँ पे ये जो हैलाइन है ना, यहाँ पे हैलाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा, सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। तो मतलब ये सैलिनिटी के साथ कोई ना कोई चीज़ रिलेट करती होगी, जहाँ पे भी आपको हैलो या फिर हैलाइन जैसी कोई टर्म देखने को मिले। तो देखो यूरी हैलाइन की बात हो गई, तो यूरी का अभी मैंने आपको बताया कि यूरी का मतलब तो वाइड होता है। तो यूरी के केस में आपने ये याद रखना कि यूरी हैलाइन दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब जितना ज़्यादा सैलिनिटी कंटेंट होगा अगर वाटर में होगा तो वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव कर जाएं, उन्हें हम बोलेंगे यूरी हैलाइन। और स्टीरो हैलाइन बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, इसका अपोजिट है, मतलब विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो सैलिनिटी। ठीक है ना, ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये तीनों 4 टर्म्स जो है वो आपको क्लियर हो जाए होंगी। यूरी थर्मल, थर्मो का मतलब ही होता है हीट, तो हीट कैसे जनरेट होगी? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो थर्मल मींस टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हैलाइन वाला जो है वो सैलिनिटी के साथ रिलेटेड है। उसके बाद देखिए दो और टर्म्स है यहाँ पे, एक है कैटाड्रोमस स्पीशीज और दूसरी है एनाड्रोमस स्पीशीज। आई होप अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए कैटाड्रोमस स्पीशीज वो वाली स्पीशीज होती हैं जो बर्न होती हैं सी वाटर में। ठीक है, मतलब कहाँ पे पैदा होती हैं, कहाँ पे उनकी बर्न होता है, कहाँ पे उनका? सी वाटर में। उसके बाद वो रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो स्पेंड करती हैं फ्रेश वाटर में, और अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज में वो वापस चली जाती हैं सपोज कहाँ पे? सी वाटर में। तो उन्हें हम बोलेंगे कैटाड्रोमस स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज? कैटाड्रोमस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मतलब जो बॉर्न हुई सी वाटर में, then spent their life in the fresh water, and in the final stages of their life they went back to the sea water again. This is called as catadromous species. सेकंड क्या होगी? एनाड्रोमस। बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हो गया। सपोज जो बॉर्न होंगी फ्रेश वाटर में, FW स्टैंड फॉर फ्रेश वाटर, स्पेंड लाइफ सी वाटर में, एंड देन रिटर्न बैक इन, मतलब फाइनल स्टेजेस में वो रिटर्न बैक कहाँ पे कर रही हैं? फ्रेश वाटर में। तो दिस इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस स्पीशीज। तो आई होप यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब एबायोटिक फैक्टर बड़े रेयर केसेस में, मतलब रेयर चांसेस में आपको एग्जामिनर पूछेगा, तो ये वाली जो सारी टर्म्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए नो डाउट, लेकिन ये भी आना चाहिए। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, मैंने आपको यहाँ पे लाइट वाला फैक्टर भी मैंने लिखा था, तो लाइट के साथ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपको मैं बता दूँ। देखिए जब भी लाइट्स जो है इट आल्सो अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, लेकिन देखिए जो रेड लाइट होती है ना, रेड और ब्लू लाइट, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी आप, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको पता ही है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कि मतलब बनाना, नरिश करना, मतलब सनलाइट के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो रेड और ब्लू लाइट हाईली इफेक्टिव होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर एग्जामिनेशन में एग्जाम में आ जाए कि आउट ऑफ 7 कलर जो विबगायर है आपका, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है ना, तो अगर आउट ऑफ 7 कलर विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कलर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो आप बोलेंगे रेड एंड ब्लू बोथ आर इफेक्टिव। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो ब्लू कलर में जो ब्लू लाइट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, और जो रेड में ग्रो करते हैं उनका जो है इलोंगेटेड साइज होता है। ये चीजें आपने दोनों में याद रखनी है। उसके बाद जो वायलेट और यूवी रेज में, मतलब यूवी लाइट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो ड्वार्फ होते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें यहाँ तक अभी किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार 2 मिनट के लिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स में हमने पढ़ा एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में भी आपके साथ डिस्कस करता हूं अभी। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, कौन कौन से हो गए? एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड मटेरियल्स, ऑल दिस थिंग। ये सारी की सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को डिटरमाइन करती हैं। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कस की हैं। एक लिमिटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल सीड जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो जर्मिनेट नहीं करेगा, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनफॉल भी है, वहाँ पे अच्छी वेजिटेशन भी हो रही है, लेकिन सीड वहाँ पे अभी भी जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से क्यों, मतलब रीज़न क्या है? क्योंकि हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, वो वाश्ड हो जाते हैं वहाँ से, तो जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो ये एक सपोज ये एक लिमिट पुट कर रहा है सपोज उस ऑर्गेनिज्म की रेंज के ऊपर, तो इसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताया, यूरी थर्मल। यूरी का मतलब भी हो गया वाइड, थर्मल का मतलब हो गया सपोज टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है, तो यूरी थर्मल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। उसके बाद स्टीनोथर्मल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सके। सैलिनिटी के साथ यूरी हैलाइन है और स्टीनो हैलाइन है। यूरी हैलाइन मतलब वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को कर सकें, स्टीनो हैलाइन मतलब रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे ही वो ग्रो कर सकें। कैटाड्रोमस स्पीशीज मतलब ऐसी स्पीशीज जो बॉर्न तो हो रही है
सी वाटर में देन अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं फ्रेश वाटर में, और फाइनल स्टेजेस में दोबारा से वो सी वाटर में जा रही हैं। और एनाड्रोमस में मतलब ऐसी स्पीशीज जो बर्न हुई फ्रेश वाटर में, स्पेंड लाइफ की उन्होंने सी वाटर में, एंड देन अगेन रिटर्न बैक टू फ्रेश वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हमारा आ जाएगा एनाड्रोमस स्पीशीज। और अगर लाइट की हम बात करेंगे तो जो रेड लाइट में प्लांट ग्रो करते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, ब्लू में जो करते हैं वो प्लांट स्मॉल होते हैं, वायलेट या यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट उसमें जो प्लांट ग्रो करते हैं वो ड्वार्फिन होते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो इफेक्टिव लाइट्स होती हैं वो मैंने आपको बताया रेड और ब्लू होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।